Hello friends, I hope you are all well. Today in the second part of the solutions, what will be our main objectives? First of all, we will study about the solubility of various solids in the liquids and the factors affecting the solubility of solids in liquids. After that, we will study about the solubility of gases in the liquids and the factors affecting solubility of gases in the liquids. And also we will study a very important law called Henry's law in this part. After that, we will study about the liquid-liquid mixture and its types. स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि सोलिबिलिटी क्या होती है। अगर हम किसी फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स अमाउंट में कोई सॉल्वेंट लेते हैं, उसके अंदर हम कोई सब्सटेंस डिजोल्व करते हैं, तो मैक्सिमम कितना सब्सटेंस उस लिक्विड में डिजोल्व होगा, वो उस लिक्विड में उस सब्सटेंस की सोलिबिलिटी कहलाएगी उस टेम्परेचर पर। जैसे हम सॉलिड की बात करें, अगर हम फिक्स अमाउंट में सॉल्वेंट ले, यानी कि अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पर और उसमें हम कोई सॉलिड डिजोल्व करते हैं, तो उस टेम्परेचर पर उस 100 ग्राम लिक्विड में मैक्सिमम कितने ग्राम सॉलिड डिजोल्व होगा, वो उस सॉलिड की उस लिक्विड में उस टेम्परेचर पर सॉलिबिलिटी कहलाती है। जैसे अगर हम वाटर में शुगर डिजोल्व करते हैं, तो 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम शुगर डिजोल्व करें, तो 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम 36 ग्राम शुगर डिजोल्व होती है। इट मीन्स कि शुगर की वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर सोलिबिलिटी 36 ग्राम होती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम liquid at a particular temperature is called solubility of that solid in that liquid at that temperature. अब हम जब सॉलिड को सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, सॉलिड जो है उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन बनता है। और इस तरीके से सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड का डिजोल्व होना डिजोल्यूशन कहलाता है। इस तरीके से सॉल्यूशन बनता रहता है और सॉलिड सॉल्वेंट में डिजोल्व होता रहता है। लेकिन जब ये प्रोसेस होती है कि सॉल्यूशन बनता रहे, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ती जाएगी, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में बढ़ते रहेंगे और वो एक दूसरे से टकराकर सॉल्यूशन से अलग भी हो जाते हैं और नीचे भी बैठते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। स्टार्टिंग में डिजोल्यूशन प्रोसेस फास्ट होती है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्लो होती है, क्योंकि सॉल्यूट कम होते हैं सॉल्यूशन में। लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूशन की अमाउंट बढ़ती रहती है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ती रहती है, वैसे ही क्रिस्टलाइजेशन की स्पीड भी बढ़ती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है कि रेट ऑफ डिजोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जितना सॉल्यूट घुलता जाएगा उतना ही सॉल्यूट उतने टाइम में अलग हो जाएगा। तो उस टाइम पर जब दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, तो जितना सॉल्यूट घुलेगा उतना ही उतने टाइम में उस सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा सॉलिड बनाकर। उस टाइम पे और ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर नहीं घुल सकेगा और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम अमाउंट उस टेम्परेचर पर जो सॉलिड की घुली हुई होगी वो मैक्सिमम अमाउंट होगी, उससे ज़्यादा सॉलिड उस टेम्परेचर पर नहीं घुल सकता। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute can dissolve in a liquid at that temperature is called saturated solution। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉलिड उस टेम्परेचर पर उस लिक्विड में ना घुल सके, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम बात करें अलग अलग सॉलिड की, तो जैसे वाटर है, यूरिया है, साल्ट है, नमक वगैरह, उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अलग अलग होती है, या किसी भी सॉलिड की किसी भी लिक्विड में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। और कोई सॉलिड ऐसा होता है जो एक लिक्विड में घुल जाता है लेकिन दूसरे में नहीं घुलता। तो ये सॉल्युबिलिटी किस किस बात पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स को हम स्टडी करें। तो सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। अगर उन दोनों का नेचर एक जैसा है तो वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। अगर एक जैसा नेचर नहीं है तो वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक रूल जो केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी का आता है, दैट इज दैट लाइक डिजोल्व्स लाइक। जो जैसा होता है नेचर में वो वैसे ही सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, जो जैसा होता है वैसे में ही डिजोल्व होता है।
जैसे आयनिक और पोलर सॉलिड, जैसे कि NaCl आयनिक है, NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट वगैरह जो हैं ये आयनिक सॉलिड हैं। और पोलर सॉलिड जैसे शुगर, यूरिया वगैरह, तो ये आयनिक और पोलर सॉलिड जो होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर वगैरह में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। इसी तरीके से जो नॉन पोलर सॉलिड है जैसे नैप्थलीन, एंथ्रेसिन, फिनेंसिन वगैरह, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी जैसे बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलिन, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो पोलर पोलर में ज्यादा सोल्यूबल है और नॉन पोलर में ज्यादा सोल्यूबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि पोलर पोलर में सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, इसलिए नॉन पोलर में भी सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, इसलिए वो अपने नेचर से मिलते सब्सटेंस में ही ज्यादा डिजोल्व होते हैं। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल हैं। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, लिक्विड हाइड्रोजन सल्फाइड, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं। क्योंकि जैसे हम वाटर का केस लेके चलें कि वाटर में अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व करते हैं तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है। वाटर के मॉलिक्यूल पोलर इसलिए होते हैं क्योंकि वाटर में HOH बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है और इसमें ऑक्सीजन जो है वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है स्लाइटली, इसलिए उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दोनों हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए एक तरफ जो ऑक्सीजन के साइड वाला पार्ट है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन के साइड वाला पार्ट जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज वाला हो जाता है, इसलिए ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे पोलर सॉल्वेंट में जब हम किसी आयनिक कंपाउंड, मान लो सोडियम क्लोराइड को डालते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में या सभी आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन और एनायन होते हैं। कैटायन के तरफ वाटर का नेगेटिव पार्ट यानी कि ऑक्सीजन के एटम है वो इसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींचते हैं और नेगेटिव पार्ट को जो वाटर के पॉजिटिव पार्ट हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और दोनों आयन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अलग हो जाने के बाद इन आयंस के चारों तरफ वाटर एक कवर बना लेता है, वाटर के मॉलिक्यूल एक कवर बना लेते हैं और उस कवर बनने के कारण ये आयंस वापस आपस में नहीं मिलते और ये आयंस वाटर में बिखर जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आयनिक कंपाउंड वाटर में डिजोल्व हो जाता है। जब ये आयन एक दूसरे से अलग होते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी लगती है इनको अलग करने के लिए वो कहलाती है लैटिस एंथैल्पी। और जब वाटर के मॉलिक्यूल को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं तब जो एनर्जी निकलती है बॉन्ड बनने के कारण, वाटर और आयंस के बीच में भी बॉन्ड बनने के कारण, वो कहलाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हमें पता है कोई भी प्रोसेस मोस्टली कब होती है जब उसमें एनर्जी लगे कम और निकले ज्यादा। तो लैटिस एंथैल्पी जो एनर्जी लगती है वो कम लगे और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो एनर्जी निकली है वो ज्यादा निकले। अगर ऐसा हो तो आयनिक कंपाउंड वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होगा। इट मीन्स एन आयनिक कंपाउंड डिजोल्व्स व्हेन हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। तो यह कारण होता है आयनिक कंपाउंड के वाटर या पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होने का। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की कि टेम्परेचर पर सोल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। जो आयनिक कंपाउंड हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह जो आयनिक कंपाउंड हैं उनकी सोल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज हो जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो प्रोसेस होती है डिजोल्यूशन प्रोसेस वो एंडोथर्मिक होती है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड को जब हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो वो हीट अब्जॉर्ब करके एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, यानी सॉलिड हीट अब्जॉर्ब करके वाटर में डिजोल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बनाएगा। तो क्योंकि इस प्रोसेस में हीट अब्जॉर्ब हो रही है फॉरवर्ड प्रोसेस में, इसलिए यह एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी फैक्टर को अगर हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ली चैटलियस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल अगर टेम्परेचर चेंज करने पर कैसा होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम जो है किसी प्रोसेस का वो उधर शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में हीट अब्जॉर्ब हो रही है। क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा हीट मिलेगी सॉल्यूशन को और ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करके ज्यादा सॉलिड सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा और ज्यादा सॉल्यूशन बनेगा। सो द फॉरवर्ड प्रोसेस विल बी फेवर्ड
and hence more solid will dissolve in the liquid to form the solution according to the Lee-Chatelier principle। तो यही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे यह सोलिबिलिटी कर्व है, इसके अकॉर्डिंग जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट की सोलिबिलिटी इसमें एक्सप्लेन कर रखी है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हम किसी एक सॉलिड को लेके चलें कि सोडियम नाइट्रेट है, यह 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 80 ग्राम वाटर में सोल्यूबल है, जबकि 60 डिग्री पर यह 110 ग्राम से ज़्यादा सोल्यूबल है और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर यह 140 से ग्राम से ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल है। यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसकी सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड में इस टाइप से टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। तो आपने देखा कि ये सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह साल्ट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन दूसरे टाइप के सॉलिड ऐसे होते हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड, कुछ दूसरे कंपाउंड जैसे सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है और ग्राफ टेम्परेचर बढ़ाने पर नीचे की तरफ जाता है। जैसे हम सीरियम सल्फेट को देखें, इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सॉलिड्स के केस में इनको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इनका डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि हम इन सॉलिड्स को जब सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तब सॉल्यूशन बनता है और इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट इवॉल्व होती है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट अब्जॉर्ब होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें पता है कि ली-चाटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोसेस उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हीट अब्जॉर्ब होती है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है यानी हीट निकल रही है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट अब्जॉर्ब हो रही है, तो ये प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो द सोल्यूबिलिटी डिक्रीज और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इन केस ऑफ सच सॉलिड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। थर्ड केसेज, दूसरे ऐसे केसेज आते हैं, मेन केसेज तो यही होते हैं जो हमने अभी तक स्टडी किए हैं, लेकिन कुछ केसेज ऐसे भी हैं जिनके केस में सोल्यूबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज रेगुलर नहीं होता टेम्परेचर बढ़ाने पर। जैसे अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वह जब अल्फा से बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है तब उसका जो सोल्यूबिलिटी में इंक्रीज होता है वो रेगुलर नहीं होता। इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड CaCl2.6H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में है, जब उसको हीट करेंगे तो पहले वह .4H2O में कन्वर्ट होगा, फिर वह .2H2O में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड जब एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरे हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है हीट करने पर, और उसकी सोल्यूबिलिटी इस तरीके से उसका हमें ग्राफ मिलता है और वो रेगुलर नहीं होती। इसी तरीके से हम सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट की बात करें, Na2SO4.10H2O की बात करें तो उसकी सोल्यूबिलिटी का ग्राफ भी ऐसा होता है कि पहले उसकी सोल्यूबिलिटी ऐसे बढ़ती है जब तक ये 10H2O होता है, उसके बाद ये एनहाइड्रस हो जाता है, उसकी सोल्यूबिलिटी ऐसे डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा ग्राफ इसमें हमें मिल जाता है। तो इन केसेज में सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज रेगुलरली नहीं होती। अब हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं कि सॉलिड को हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हमने जो कंपोनेंट्स लिए हैं वो सॉलिड और लिक्विड लिए हैं और उनको आपस में हमने सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया है, तो प्रेशर का इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट भी नेग्लिजिबल होता है। अब हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। लिक्विड में गैसेज की सोल्यूबिलिटी की बात करें तो हम ये पाते हैं कि ऑल द गैसेज आर सोल्यूबल इन ऑल द लिक्विड्स बट टू डिफरेंट एक्सटेंट। यानी सभी गैसेज, चाहे वो अमोनिया हो, हाइड्रोजन क्लोराइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो, वो सभी गैसेज सभी लिक्विड में सोल्यूबल होती हैं, लेकिन कोई किसी में कम सोल्यूबल होता है, कोई किसी में ज़्यादा सोल्यूबल होता है। ऑक्सीजन गैस वाटर में बहुत कम सोल्यूबल है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सोल्यूबिलिटी होने के बावजूद ये पानी में रहने वाले जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसे रेस्पायर करके वो एनिमल्स और प्लांट्स जो पानी में रहते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वाटर में चाहे कम सोल्यूबल हो चाहे ज़्यादा सोल्यूबल हो, लेकिन उतनी भी उन एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पर्याप्त हैं और वो उनका लाभ उठाते हैं, जिंदा रहते हैं उनसे। अब हम देखते हैं कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है गैसेज की किसी लिक्विड में। तो सोल्यूबिलिटी, अगर हम कोई गैस लें
STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, और उसको किसी भी टेम्परेचर पर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड में जब डिजोल्व करते हैं तो मैक्सिमम कितनी गैस उसके अंदर डिजोल्व होगी, वह उस टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उस गैस की उस लिक्विड में सोल्युबिलिटी कहलाती है। अब हमें पता है कि कौन कौन से फैक्टर्स की हम बात करें तो हमें पता है कि नेचर तो बिल्कुल अफेक्ट करेगा, क्योंकि कोई गैस किसी में कम सोल्यूबल है, किसी में ज़्यादा सोल्यूबल है। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ द गैस एंड द लिक्विड सॉल्वेंट। तो कई गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसेज वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है, क्योंकि उनका जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, यानी कि जो केमिकल सिमिलरिटी है, वो एक जैसी है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेज, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये पोलर गैसेज है, वाटर भी पोलर है, इसलिए ज़्यादा सोल्युबिलिटी है इनकी वाटर में। इसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड जैसी गैसें तो वाटर में जाकर आयंस में भी डिसोसिएट हो जाती हैं, तो आयंस वाटर में जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं। तो या तो उनके बीच में केमिकल सिमिलरिटी हो या फिर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो गैस और लिक्विड के बीच में, तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए गैसेज वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है। लेकिन कुछ दूसरी गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम जैसी गैसें, दे आर वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे आर नॉट केमिकली सिमिलर टू द वाटर। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि टेम्परेचर का गैस की सोल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। किसी लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि गैस जब लिक्विड में डिजोल्व होती है तो यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, यानी इस प्रोसेस में हीट लिबरेट होती है, हीट निकलती है। और हमेले पता है कि ली चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोसेस उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हीट अब्जॉर्ब होती है। तो फॉरवर्ड प्रोसेस में तो हीट निकल रही है और बैकवर्ड प्रोसेस में हीट अब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी और सॉल्यूशन से हीट लेकर गैस के पार्टिकल सॉल्वेंट से अलग हो जाएंगे और लिक्विड से बाहर निकल जाएंगे, यानी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाएगी। अब हम प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है किसी गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में। हम प्रेशर की बात करें तो हम समझ सकते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक में प्रेशर पर ऊपर टाइट जो लिड लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, उसके कारण गैस बाहर नहीं निकल पाती, और अगर हम उस ढक्कन को खोल देते हैं तो वह गैस जो कोल्ड ड्रिंक में घुली हुई है वो बाहर निकल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करते हैं किसी भी गैस के ऊपर, उतनी ज़्यादा गैस जो है वो लिक्विड में जाकर डिजोल्व हो जाती है। तो जैसे हम इसको इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि हमने ये एक सिस्टम ले रखा है एक्सपेरिमेंट में, जिसमें हमने एक लिक्विड लिया और लिक्विड के ऊपर गैस है, और गैस के ऊपर हमने पिस्टन लगा रखा है जिस पर हमने वेट रख रखा है कुछ W1। इस वेट के कारण पिस्टन प्रेशर डालता है इस गैस पर, तो गैस के पार्टिकल लिक्विड में जाके डिजोल्व हो जाते हैं कुछ पार्टिकल्स। लेकिन ये पिस्टन कुछ टाइम के बाद अपनी पोजीशन पर फिक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम आने पर क्या होता है कि पर यूनिट टाइम जितने गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस से टकरा के लिक्विड के अंदर जाके डिजोल्व होंगे, उतने ही गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस से बाहर निकलकर गैसियस फेज में चले जाएंगे, यानी द रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ गैस फ्रॉम द लिक्विड। तो दोनों रेट बराबर होंगे, इसलिए इस प्रोसेस में डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा और पिस्टन जो है अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं इस पिस्टन के ऊपर एक्स्ट्रा वेट रख के, जैसे हम इस पे W1 के साथ साथ W2, W3 और एक्स्ट्रा वेट रखते हैं, तो वेट बढ़ने के कारण पिस्टन का प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण गैस के पिस्टन नीचे की तरफ आता है, इसलिए गैस के पार्टिकल्स जो दूर दूर थे वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। गैस के पार्टिकल पास पास आने के कारण अब प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने के बाद जो गैस के पार्टिकल हैं वो पर यूनिट टाइम लिक्विड से ज़्यादा टकराएंगे, लिक्विड से ज़्यादा टकराएंगे, इसलिए ज़्यादा गैस के पार्टिकल पर यूनिट टाइम लिक्विड के अंदर जाएंगे और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और ज़्यादा पार्टिकल गैस के जाके लिक्विड में डिजोल्व होंगे, पार्टिकल बाहर निकलेंगे कम, अंदर जाएंगे ज़्यादा, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि एक नया डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। जब नया डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि ये कम प्रेशर था तो इसमें कम गैस के पार्टिकल घुले हुए थे,
और जब जो नया डायनामिक इक्विलिब्रियम आया है ज़्यादा प्रेशर पर, उसमें ज़्यादा गैस के पार्टिकल लिक्विड के अंदर घुले हुए हैं। यानी कि प्रेशर ज़्यादा है तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि गैस के पार्टिकल ज़्यादा घुले हुए हैं। प्रेशर कम था तो सोल्युबिलिटी कम थी। इट मीन्स कि प्रेशर के ऊपर सोल्युबिलिटी बहुत हद तक डिपेंड करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हेनरी ने एक लॉ दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसे बोलते हैं हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ क्या कहता है कि सोल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विलिब्रियम प्रेशर अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। हम इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं हेनरीज लॉ को कि सोल्युबिलिटी को हम मास की फॉर्म में लेके, कितनी जो गैस घुलती है उसका मास कितना होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर जाके घुलेगी। तो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर above the surface of liquid. Pressure of gas above the surface of liquid. यानी mass of gas dissolved in the liquid is directly proportional to the pressure of the gas above the surface of liquid, या in equilibrium with the liquid, ऐसा ही बोल सकते हैं हम इसको एक और तरीके से बता सकते हैं। अगर इसको मास के बजाय मोल फ्रैक्शन के रूप में बताएं, जो गैस अंदर जाकर डिजोल्व होती है उसको मास के रूप में बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के रूप में बता सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजोल्व्ड इन द liquid is directly proportional to the pressure in equilibrium with the pressure of the gas in equilibrium with the liquid। यानी जो गैस है जो लिक्विड के अंदर जाके घुलती है उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड के अंदर, वो उसके ऊपर इक्विलिब्रियम में जो गैस है उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी फोर्थ फॉर्म हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस above the surface of liquid in equilibrium is directly proportional to the mole fraction of the gas dissolved in the liquid। यानी प्रेशर जो है वो घुली हुई गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यह फॉर्म जो है ये सब ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्म है। तो स्टूडेंट सबसे अगर आपसे पूछा जाता है हेनरीज लॉ, तो आप इस फॉर्म को बताएंगे इन सभी में से कि P is directly proportional to X, यानी प्रेशर above the surface of liquid is directly proportional to the mole fraction of the gas dissolved in the liquid। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल टू साइन लगाते हैं तो हम कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, वो है KH। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, P is equal to KH, यानी P is directly proportional to X and P is equal to KH X। Here KH is the constant of proportionality and it is called as the Henry's law constant। अब हम बात करते हैं कि यहाँ हमने एक ही गैस की बात की है, लेकिन अगर हम किसी लिक्विड के ऊपर एक से ज्यादा गैस रखें इस वेपर फेज में, गैसेस फेज में, तो मान लो ए गैस है, मान लो हमने ए बी सी इस तरीके से गैसों के नाम दे रखे हैं। तो ए गैस का जो प्रेशर होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू के एच एक्स है, यानी कि पी इज इक्वल टू के एच एक्स। ये फॉर्मूला सभी गैसेज पर लागू होगा। और ए गैस के लिए P विल बी इक्वल टू के एच एक्स, बी गैस के लिए P विल बी इक्वल टू के एच एक्स बी, सी के लिए, डी के लिए, इस तरीके से सभी गैसों के लिए फॉर्मूला लागू होता है। अब इक्विलिब्रियम प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा गैस उसके अंदर जाकर डिजोल्व होगी, यानी X ज्यादा होगा, P ज्यादा होगा तो X ज्यादा होगा, X ज्यादा होगा तो P ज्यादा होगा। अगर हम किसी गैस के लिए किसी लिक्विड के अंदर इसको चेक करें तो हम ग्राफ बनाते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ HCl गैस लिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl गैस इन साइक्लोहेक्सेन सॉल्यूशन के अंदर हम HCl गैस कितनी घुलती है उसके मोल फ्रैक्शन और इक्विलिब्रियम प्रेशर के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है उतना ज्यादा गैस साइक्लोहेक्सेन में जाकर डिसॉल्व होती है। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी जैसे जैसे हम इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका मोल फ्रैक्शन भी लिक्विड के अंदर बढ़ता जाता है। तो कम प्रेशर पर कम मोल फ्रैक्शन, ज्यादा प्रेशर पर ज्यादा मोल फ्रैक्शन, और ज्यादा प्रेशर पर और ज्यादा मोल फ्रैक्शन, यानी जितना ज्यादा हम इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज्यादा गैस उसके अंदर जाकर डिसॉल्व होती जाएगी। अभी जो KH की वैल्यू है, इसकी वैल्यू KH की वैल्यू सभी गैसों के लिए सेम सॉल्वेंट में सेम टेम्परेचर पर डिफरेंट होती है। यानी अगर हम 298 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैसों की वैल्यू देखें तो KH की वैल्यू सभी गैसों की वाटर में 298 केल्विन पर ऑक्सीजन की डिफरेंट वैल्यू होगी, नाइट्रोजन की डिफरेंट वैल्यू होगी, हाइड्रोजन की डिफरेंट वैल्यू होगी, इस तरीके से सभी गैसेज की अलग अलग वैल्यू होगी। तो हमने हेनरी लॉ से सीखा कि P is equal to KHX and KH becomes equal to P upon X। अगर KH की वैल्यू ज्यादा हो तो गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में कम होगी। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि KH की वैल्यू ज्यादा कब होगी,
जब P की वैल्यू यानी कि गैस का प्रेशर लिक्विड के ऊपर ज़्यादा हो और X की वैल्यू कम हो, यानी कि गैस की जो अमाउंट है, जो मोल फ्रैक्शन है, वो लिक्विड में कम हो। तो प्रेशर ज़्यादा होने पर भी अगर गैस कम घुले, उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कम हो, तो KH की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए कम प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर पर भी कम गैस लिक्विड में घुलेगी और सोलिबिलिटी उसकी कम होगी। अगर KH की वैल्यू लो होगी तो वो तभी होगी जब प्रेशर लो हो और गैस ज़्यादा घुले। इसका मतलब KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में कम होगी। सो हायर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर विल बी द सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। जैसे अगर हम देखें वाटर में 298 केल्विन पर, तो हाइड्रोजन की जो KH की वैल्यू है दैट इज 71.18 किलो बार, आर्गन की जो है वो है 40.3 किलो बार और कार्बन डाइऑक्साइड की है 1.67 किलो बार 298 केल्विन पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू KH की बहुत कम है 298 केल्विन पर, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर में हाईली सोल्यूबल है, जबकि हाइड्रोजन और आर्गन की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वो कम सोल्यूबल है वाटर में 298 केल्विन पर। तो जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी, सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी किसी भी गैस की। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें पता है कि गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सो द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हैंस द सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें, देखें इसको कि टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू कैसे बढ़ती है और हम स्टडी करें, तो हम देखते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन गैस की जो KH की वैल्यू है वो 293 केल्विन पर 34.86 किलो बार है और 303 केल्विन टेम्परेचर पर 46.82 किलो बार है। यानी हम टेम्परेचर 293 से 303 केल्विन करते हैं बढ़ाकर, तो KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी गैस की कम हो जाएगी। इसका मतलब ठंडे पानी में गैसें ज़्यादा सोल्यूबल हैं, इसलिए जो तालाब में, नदी में, समुद्र में जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, पानी में जो पानी में रहने वाले जानवर और पौधे हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर। वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ठंडे पानी में ज़्यादा गैसें मिल जाती हैं उनको घुली हुई, जबकि गर्म पानी में उनको कम गैसें मिलती हैं क्योंकि गर्म पानी में उनकी सोल्यूबिलिटी कम है। स्टूडेंट्स, अब हम हैंड्रिड लॉ की एप्लीकेशन करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन इसकी आती है, हैंड्रिड लॉ को हम कार्बोनेटेड बेवरेजेज में यूज करते हैं। कार्बोनेटेड बेवरेजेज जैसे कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बियर वगैरह, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है, लेकिन जैसे ही हम उस ढक्कन को खोलते हैं जो लीड लगा है उस बोतल पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर का प्रेशर कम हो जाने के कारण तेजी से बाहर निकल जाती है। इस तरीके से हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन करें तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, यानी डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र के पानी में जाते हैं गहराई में, अगर वो अपने साथ नॉर्मल एयर का सिलेंडर लेकर जाएं तो उसमें 78% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है, आपको पता है नॉर्मल एयर में। और कंप्रेस्ड एयर का सिलेंडर होने के कारण कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन तो हमारे मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है बॉडी की एक्टिविटीज में, लेकिन नाइट्रोजन गैस जो है वो ब्लड में घुली रहती है। वह नाइट्रोजन गैस जो है वो ब्लड में तब तक घुली रहेगी जब तक वो पानी के अंदर रहेगा, लेकिन जब वह व्यक्ति बाहर नॉर्मल एयर में आता है तो नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि बाहर के एटमोस्फेयर का प्रेशर जो है वो कंप्रेस्ड एयर से कम होता है, तो सोल्यूबिलिटी नाइट्रोजन की कम हो जाएगी, तो वो बबल्स यानी बुलबुले बनाकर ब्लड वेसल्स से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो अंदर बुलबुले बना देती है ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में, जिसके कारण ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे नर्व इंपल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है और इस तरह से जो डिजीज हो जाती है उस डिजीज को बोलते हैं बेंच या डिकम्प्रेशन सिकनेस। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है अपना टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, इसलिए बेंच के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए और टॉक्सिक इफेक्ट जो नाइट्रोजन का उसको मिनिमाइज करने के लिए जो एयर ले जाई जाती है डीप सी डाइवर्स के द्वारा, उसमें 11.7% हीलियम गैस के अंदर मिलाई जाती है, जिससे ये इफेक्ट कम हो जाए और नाइट्रोजन गैस की अमाउंट कम कर दी जाती है और ऑक्सीजन की अमाउंट 21% से बढ़ाकर 32.1% कर दी जाती है। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं हैंड्रिड लॉ की, कि एट हाई एल्टीट्यूड्स, यानी हम पहाड़ों पर ले जाएं, जैसे क्लाइंबर्स जाते हैं पहाड़ों पर, या पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग होते हैं वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं हाई एल्टीट्यूड होने के कारण, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर यानी ऊंचाई पर
जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एयर में वो कम होता है, क्योंकि वहां पर एयर की डेंसिटी कम है। इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण वहां पर रहने वाले लोग या क्लाइंबर्स जो हैं उनके ब्लड या टिश्यूज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने के कारण वो वीक फील करते हैं और जल्दी थक जाते हैं। इसके अलावा उनकी थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी प्रॉपर नहीं होती, और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एनोक्सिया। क्योंकि यह प्रॉब्लम जो है या डिजीज जो है ये ऑक्सीजन की कमी से होती है, इसलिए डिजीज का नाम क्या रखा है, एनोक्सिया। इसी तरीके से हम लंग्स की बात करें तो हमारी लंग्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि हम सांस में अंदर जो एयर इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो एयर की उस एयर में जो लंग्स में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन जो लंग्स के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। इसलिए जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ जाएगी, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से निकल के ब्लड में चली जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देती है, और इस तरीके से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन हेनरी लॉ की। अब इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हेनरी लॉ कांस्टेंट है ऑक्सीजन गैस का जो वाटर में डिजोल्व है, उसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर 4.34 इंटू 10⁻⁴ एटमोस्फियर है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 0.2 एटमोस्फियर हो तो हमें उस ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई है उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है मोल पर लीटर, यानी हमें उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ऑक्सीजन की वाटर में। तो इस न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से करेंगे, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी के लिए पहले हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास एक मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का जो तरीका है, पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, फिर मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर मोलैरिटी कैलकुलेट होगी इस तरीके से। तो पहले मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग P = KHX। तो हमारे पास P है और KH है, तो हम X कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी X यानी XO2 यानी ऑक्सीजन का जो मोल फ्रैक्शन है दिस इज इक्वल टू P/KH। अब P हमें पता है 0.2 एटमोस्फियर और हमें KH पता है, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 4.34 इंटू 10⁻⁴ एटमोस्फियर। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है ऑक्सीजन का वो आ जाता है 4.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। अब ये मोल फ्रैक्शन आने के बाद हम इसको मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब तो पहले हम इसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमें पता है XO2 दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन NO2 डिवाइडेड बाई NO2 प्लस NH2O। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, आपको पता है। लेकिन ये जो टर्म है NO2 प्लस NH2O, इसमें हम ऑक्सीजन का जो NO2 है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वाटर में बहुत कम ऑक्सीजन घुली हुई होती है, इसलिए NH2O की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और NO2 की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये सिर्फ NH2 रह जाता है। तो XO2 किसके बराबर रह जाता है, दिस इज नियरली इक्वल टू NO2 डिवाइडेड बाई NH2O, और XO2 तो हमें पता ही है दिस इज इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाती है, इससे हम NO2 कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। वो हम जब कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम उसको 1 लीटर वाटर के लिए कैलकुलेट करें तो पर लीटर वाटर, वो पर लीटर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम घुली हुई है। तो 1 लीटर वाटर या 1 लीटर सॉल्यूशन एक ही बात है। तो NH2O जो है वो वाटर भी है और सॉल्यूशन भी उतना ही है 1 लीटर। तो 1 लीटर हमें पता है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम वाटर या 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मोल वाटर के कितने होंगे, 1000/18, क्योंकि 18 मोलर मास है वाटर का। दिस बिकम्स इक्वल टू 55.5 मोल्स, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर वाटर जो है उसमें वाटर के मोल लगभग 55.5 मोल्स हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाती है कि NO2 डिवाइडेड बाई 55.5 दिस इज इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶। जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाता है 2.55 इंटू 10⁻⁻⁴। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आए हैं पर लीटर वाटर या पर लीटर सॉल्यूशन, तो पर लीटर आया है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर है, और यही इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी है।
सो मोलैरिटी कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, यानी 2.55 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर। स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स, यानी ऐसे मिक्सचर्स जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हों। तो जब हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें तीन टाइप के मिक्सचर्स बन सकते हैं। पहले मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें जो हमने दो लिक्विड आपस में मिक्स किए हैं वो कंप्लीटली मिक्सिबल हों, यानी एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और हम उनको किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशो में मिक्स करें। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से इसलिए मिक्स हो जाते हैं क्योंकि उनके नेचर एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। इसलिए सिमिलर नेचर होने के कारण लाइक डिसॉल्व्स लाइक रूल के अकॉर्डिंग वो अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल करें तो जैसे वाटर और मिथेनॉल को हम आपस में मिक्स करते हैं तो हम थोड़े से वाटर में थोड़ा मिथेनॉल भी मिक्स कर सकते हैं, ज्यादा मिथेनॉल भी मिक्स कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मिथेनॉल भी मिक्स कर सकते हैं, यानी किसी भी रेशियो में हम वाटर और मिथेनॉल को मिक्स कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका नेचर एक जैसा होता है, ये दोनों पोलर होते हैं और दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाते हैं और मिक्स करने के बाद इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इसलिए सिमिलर नेचर होने के कारण ये आपस में मिक्सिबल है, इसलिए कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड्स हैं। इसी तरीके से बेंजीन और हेक्सेन का अगर हम मिक्सचर बनाएं तो वो भी इसी टाइप का मिक्सचर बनेगा क्योंकि ये भी दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सिबल हैं, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं और इनका नेचर भी लगभग एक जैसा है। अब हम बात करते हैं कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स की, यानी ऐसे लिक्विड मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट्स कंप्लीटली इमिसिबल हों, जैसे बेंजीन एंड वाटर। जब हम बेंजीन और वाटर को मिक्स करते हैं तो बेंजीन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। इसके अलावा बेंजीन ऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है, यानी इन दोनों के नेचर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए ये एक दूसरे में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते और अलग अलग लेयर बनाकर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही हम मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उनके नेचर भी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल ऑर्गेनिक है और नॉन पोलर है, वाटर पोलर है और इनऑर्गेनिक है। तो मस्टर्ड ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, ये एग्जाम्पल आपने खूब देखा होगा। तो उसमें जैसे अलग लेयर बन जाती है, मस्टर्ड ऑयल ऊपर की लेयर बनाता है और वाटर नीचे की लेयर बनाता है। इस तरीके से बेंजीन और वाटर भी आपस में मिक्स नहीं होते और अलग अलग लेयर बनाते हैं, इसलिए कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है। इसके बाद आता है पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड्स का मिक्सचर, यानी ऐसा मिक्सचर, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट भी ना हो लेकिन बिल्कुल सिमिलर भी ना हो, उनमें कुछ सिमिलरिटीज हो और कुछ डिफरेंशिएशन भी हो, तो वो एक दूसरे के साथ कुछ हद तक मिक्स होते हैं, जैसे फिनॉल एंड वाटर। तो फिनॉल ऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है, लेकिन फिनॉल और वाटर दोनों पोलर है। तो फिनॉल जो है उसकी जो बेंजीन रिंग होती है वो वाटर के साथ कम मिक्सिबल होती है क्योंकि वो एरोमेटिक है, लेकिन वो थोड़ा पोलर होने के कारण वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन बेंजीन रिंग होने के कारण वो थोड़ा कम सोल्यूबल होता है, इसलिए उसकी सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर थोड़ी कम होती है, इसलिए वो पार्शियली मिक्सिबल होता है, कंप्लीटली मिक्सिबल नहीं होता। तो इस तरीके से तीन टाइप के लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स बनते हैं। इसके बाद जो पार्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स का वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।